अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, इस वर्ड को जो है हमने ब्रेक करना होगा। पहला वर्ड हमारे पास है माइटोस, जिसका मतलब होता है थ्रेड, धागे नुमा। दूसरा जो हमारे पास वर्ड होता है दैट इज कॉन्ड्रियोन। कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है स्मॉल ग्रेन, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड या मैट्रिक्स वगैरह जमा हो। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का मतलब हमने समझ लिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, इसका जो ताल्लुक होता है वो एनर्जी के साथ होता है, यानी कि ये एनर्जी को स्टोर भी करेगा, एनर्जी की फॉर्मेशन भी करेगा, एंड इसके अलावा एनर्जी को ट्रांसफ़र भी करेगा जहाँ जहाँ एनर्जी की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो एनर्जी को स्टोर करना, उसकी फॉर्मेशन करना, उसकी ट्रांसफ़र करना, इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर मीन्स एनर्जी। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम भी आपके बुक में लिखा हुआ है, दैट इज कॉन्ड्रियोसोम। तो आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोले या आप इसको कॉन्ड्रियोसोम बोले, एक ही बात। ठीक है। डिफरेंट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग जो है वो शेप्स के अंदर देखा गया है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सेल्स में हमें इस तरह थ्रेड लाइक भी मिलता है, और कुछ सेल में हमें वो इस तरह वेजिकल में भी मिलता है, और कुछ सेल्स के अंदर वो हमें इस तरह बीन शेप भी मिलता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो ऐसे बीन शेप जो है वो पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है वो अगर इसकी साइज देखें हम, तो इसकी साइज होती है हमारे पास 0.5 टू 1 नैनोमीटर, इतना इसका डायमीटर होता है। ठीक है, चौड़ाई, एंड 10 माइक्रोमीटर इतनी इसकी लेंथ होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है, ये साइज भी आपने याद कर लेनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, तो देखिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना वो हर सेल में क्या होते हैं, वेरी करते हैं, यानी मुख्तलिफ होते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल या दूसरे जितने भी सेल है, इनके अंदर ये मुख्तलिफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया is found in the cytoplasm of यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। अब जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये इसका फार्मूला है। इसके साथ हमने ऑक्सीजन को मिला दिया, ये एक रिएक्शन हो गया, और ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। बदले में यहाँ से हमें एनर्जी हासिल होती है, और वो एनर्जी जो हासिल होगी वो ATP की फॉर्म में होगी। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रख लेनी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें अलग अलग हालतों में मिल सकते हैं। तो कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऐसे ग्रेन्युलर मिल सकते हैं। ठीक है। कभी कभी रोडलेट्स भी मिल सकते हैं, यानी ऐसे रोड की तरह। ठीक है। एंड कभी कभी वो आपको थ्रेड या स्ट्रिंग्स, धागे नुमा
कंडीशन में भी मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये होंगे हमेशा किस सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे। ये चीज़ जो है आपने याद कर लेनी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आपको मिलेगा वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा आपको, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कंटिन्यूअस मोशन में होता है, यानी कंटिन्यूअस मोशन में ये माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर जहन में रख लेनी है। तो आगे बढ़ने से पहले इतनी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आना ज़रूरी है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ये चीज़ें सारी आपको जहन में होना ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड, इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, माइटोस और कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या है, इसकी साइज़ कितनी होती है, कहाँ पर पाया जाता है और किस किस शेप्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये देखें यहाँ पर एक सेल था, ये एक सेल है, ये सेल के हिस्से हैं जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे सेल के अंदर उसके कंपार्टमेंट या उसके हिस्से होते हैं। अब हमने किया क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हमने जूम करके हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, जूम करके हमने बड़ा करके इसको बाहर निकाला है, मैग्नीफाई किया है। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा करके निकालते हैं, जब आप इसको देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, वो चीज़ें सबसे पहले तो हम लिखेंगे। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये पॉइंट से डायग्राम के, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि इसके जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसकी मेम्ब्रेन को जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने रेड में बनाई है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और याद रखिएगा आउटर मेम्ब्रेन इसकी कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। और ये जो ब्लू में मैंने बनाई है ये इसकी क्या होती है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो अंदर की तरफ जो है वो मुड़ी भी होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ये जो इनफोल्डिंग्स हो रही है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इस इनफोल्डिंग को हम बोलेंगे क्रिस्टी, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। अच्छा, ये इसके अंदर इनफोल्डिंग्स क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब अंदर वाली मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर अटैच हो सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं होती, ये सीधी नहीं होती, ये स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, इसके अंदर जो है वो इनफोल्डिंग्स होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि एक हमारे पास ये रस्सी है और दूसरी हमारे पास ये वाली रस्सी है, तो इन दोनों में से बड़ी रस्सी कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है बड़ी वाली रस्सी जो है वो ये है। यानी कि अब इन दोनों रस्सियों में अगर मैं मॉलिक्यूल्स चिपकाना चाहूँ तो ऐसे मैं लाइन में मॉलिक्यूल्स बनाते जाऊँगा। इस पूरी रस्सी में जो मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे वो कम चिपकेंगे, लेकिन अगर मैं इसमें चिपकाने जाऊँ तो ये देखें ऊपर नीचे साइड से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में इसके अंदर चिपका सकता हूँ, ठीक है। तो यही काम हो रहा है इसके अंदर, इसकी इनफोल्डिंग्स के अंदर। तो ये चीज़ भी आपने जो है यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस खाली है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी दो मेम्ब्रेन है उनके दरमियान जो स्पेस है, जो जगह है, उसको हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये चीज़ भी जो है आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अपना सर्कुलर डीएनए होगा, जैसे देखें यहाँ पर हमने बनाया ये इसके पास सर्कुलर डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से हमारे पास बनेगा प्रोटीन। तो ये चीज़ भी याद रखनी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सर्कुलर डीएनए इसके पास मौजूद होता है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s। देखिए नॉर्मली सेल की अगर कोई दूसरी ऑर्गेनेली है तो उनके अंदर अगर आपको राइबोसोम मिलता है तो वो 80s का मिलता है, लेकिन सिर्फ दो को छोड़ के। प्लांट सेल के अंदर जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s का होता है, यानी कि यूकेरियोटिक सेल के जितना जो है राइबोसोम इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रख लेनी है। ये हमने यहाँ पे बना दिया राइबोसोम छोटा सा, और ये इसका कौन सा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है। ठीक है। अच्छा, राइबोसोम के अलावा ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। ऊपर मैंने बनाए हैं लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर बना के देखते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ पोर्स हैं, कुछ सुराख होते हैं। और याद रखना ये सुराख प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है पोरिन्स। ठीक है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये सुराख क्यों बने हुए हैं? ये सुराख इसीलिए बने हुए ताकि कुछ चीजें सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जा सके और बाहर भी आ सके। यानी कि ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है, ये कुछ चीज़ों को अलाउ करने की जो है वो परमिशन देती है। देयरफॉर ये जो पोर्स इसकी आउटर मेम्ब्रेन में लगे हुए, ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। और जिस प्रोटीन से बने हुए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पोरेंस बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सेल की काफ़ी ऑर्गेनेलीज का अपना एक फ्लूइड होता है, उसका एक नाम होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज द फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए जितना भी मैंने ब्लैक में डॉट्स बनाए हैं सारे के सारे, इनको इकट्ठा, इनको कंबाइनली हम जो है वो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये इसके अंदर का फ्लूइड होता है। ठीक है। अब इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हो रहे होते हैं। ये सारा काम जो है मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। तो राइबोसोम की बात भी हो गई। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, बाहर वाले जो लेयर है बाहर वाली, उसमें हमने देखा कि सर पोर्स होते हैं और वो जिस प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम कहते हैं पोरिन्स। ठीक है। अंदर वाली अगर आप मेम्ब्रेन देखें तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर इनफोल्डिंग्स भी ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स, काफ़ी सारे प्रोटीन जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर ये जो है यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके हम कुछ नाम लिख लेते हैं। अच्छा, तो इन मॉलिक्यूल्स के नाम क्या है? यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि NAD एंड FAD। ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म क्या है ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। एंड दिस इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। बाकी नीचे की दो स्पेलिंग जो है सेम है। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ATP सिंथेज, ठीक है, ये भी इसके अंदर जो है वो कुछ एंजाइम भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होती है। देयरफॉर इसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है। किस किस की मेटाबॉलिज्म करेंगे? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करेंगे। इसके अलावा लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करेंगे, और लिपिड्स के अलावा ये हमारे पास प्रोटीन वगैरह की क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे। अच्छा, जब ये वाले मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म कर लेंगे तो बदले में होगा ये, बदले में यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये मिलेंगे। और याद रखना ये तीनों चीज़ें जो हमारे पास मिलेंगी वो दोबारा
एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और फिर जब जब एटीपी की ज़रूरत होगी माइटोकॉन्ड्रिया उसे सेल के उस हिस्से तक पहुंचा देगा जहां जहां पर क्या होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ भी जो है आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एफ नोट एंड F1 पार्टिकल। अच्छा, ये जो F नोट और F1 पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द सब यूनिट्स ऑफ एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये एटीपी सिंथेज हमारे पास जो एंजाइम होता है एटीपी बनाने वाला, उसके सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम F नोट और F1 का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने जहन में रख लेनी है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास होते हैं ओनली मदर सेल से। और आपको पता है मदर सेल को जो है हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं। ठीक है, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि किसी की जो है वो मदर से, फिर उसकी ग्रैंड मदर से, फिर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर से, तो इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, जो है आहिस्ता आहिस्ता से पास होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और राइबोसोम का भी हमने पढ़ लिया, इसका अपना डीएनए होता है ये भी हमने पढ़ लिया। एक और चीज़ इसकी आपने याद रखनी है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि इसको सेल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। सेल डिवीजन नॉर्मली एक सेल तब डिवाइड करता है जब उसके उसके ऑल ओवर उसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन हो रही होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट करता है। वो क्या करता है कि उसको सेल डिवीजन का वो वेट नहीं करता, वो खुद ही जो है वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर से आप से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग अ, इस तरह के वीडियोस को ढूंढ रहे हैं या जिनको नीड है इस तरह के वीडियोस की, वो इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।